हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 1947 टू 2019। आखिर कितना बदला इंडिया और पाकिस्तान, किसने की ज्यादा तरक्की, अनबायस्ड कंपैरिजन। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मुझे तो पहले से ही पता है किसने ज्यादा की तरक्की, पर ये देखते हैं कि थोड़ी डिटेल्स बताएंगे तो और पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 1947 के भारत और पाकिस्तान को आज 2019 के भारत और पाकिस्तान से। खैर, इस कंपैरिजन को आज के समय में तो कट टू कट कंपैरिजन कहना सही नहीं होगा, लेकिन 1947 में जब दोनों देश अलग हुए थे तो दोनों देशों के हालात बिल्कुल एक जैसे थे, क्योंकि पहले दोनों ही देश एक ही देश का हिस्सा थे। लेकिन तब से लेकर अब तक आखिर दोनों देशों ने कितनी तरक्की की, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आखिरकार 1947 से अब तक दोनों देशों में कितना परिवर्तन आया। तो अगर आप भी इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को मनाता है। क्यों? वहीं भारत 15 अगस्त को ही हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? 1947 में जब देश आजाद हुआ तब कोई जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन 1951 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट उस समय 18.33% के आसपास थी। 18? मतलब तब पूरे भारत में केवल 18.33% लोग ही लिखना और पढ़ना जानते थे। पाकिस्तान के हालात भी उस समय वैसे ही थे। आखिरकार दोनों एक ही देश का हिस्सा जो थे। कुल 16.9% लोग ही उस वक्त पाकिस्तान में लिख या फिर पढ़ सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद ही अलग है। भारत ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही तेज गति से काम किया, वहीं पाकिस्तान उसका मुकाबला समय के साथ नहीं कर पाया। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 75% से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट तकरीबन 58% ही है। और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की जनसंख्या पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, फिर भी भारत का साक्षरता दर पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। वहीं भारत में आजादी के बाद कई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की चेन बनाई गई, जैसे कि IITs, NITs, IIITs, IIMs और एम्स वगैरह, जो कि दुनिया की टॉप 100 से 500 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आती हैं। वहीं भारत में बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दुनिया की टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की चेन मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज भी दुनिया की 100 या 500 यूनिवर्सिटीज में कहीं दिखाई नहीं देती। अब अगर किसी देश के डेवलपमेंट के बारे में जानना हो तो GDP का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1960 के दशक में पाकिस्तान की GDP तकरीबन 3.7 बिलियन $, थी, जबकि भारत की GDP उस समय 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में पाकिस्तान उस समय भारत से आगे था, और उस दशक में ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात भी भारत से अच्छे थे। लेकिन आज की मौजूदा भारत की GDP पाकिस्तान को कहीं भी टिकने का मौका नहीं देती है। 2019 में पाकिस्तान की एस्टिमेटेड नॉमिनल GDP 284.214 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, जो कि दुनिया में 42वें नंबर पर है। वहीं 24वें नंबर के साथ पाकिस्तान की एस्टिमेटेड PPP GDP यानी कि परचेस पावर पैरिटी तकरीबन 1.202 ट्रिलियन $, के आसपास है। और इस वक्त पाकिस्तान की GDP तकरीबन 3.3% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत की नॉमिनल GDP 2019 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर $2.936 ट्रिलियन तक हो गई है।
जो कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। वहीं भारत सरकार ने इसे 5 ट्रिलियन US डॉलर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत की परचेज पावर पैरिटी जीडीपी इस वक्त 11.326 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। और इस वक्त भारत की जीडीपी कुल 6% की दर से बढ़ रही है, जो कि फिलहाल पिछले साल के मुकाबले कम है। पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार वो कहीं न कहीं खुद भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर इस वक्त विदेशों का बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान का काफी पैसा सिर्फ उस कर्जे की किस्त को ही जमा करने में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही वो अकेला देश है जिस पर विदेशों का कर्जा हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उसकी अर्थव्यवस्था उसके इस कर्जे की रकम को उसके लिए मुश्किल बनाता जा रहा है। और खुद को पाकिस्तान का दोस्त कहने वाला चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान का खूब जमकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को खुद को इस हालात से निकालने के लिए जल्द ही बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1947 से 2019 में दोनों देशों ने भले ही तरक्की की हो, लेकिन एक चीज जिसमें आज दोनों देश बेहद ही खस्ता हालत है, वो है प्रदूषण। भारत हो चाहे पाकिस्तान, दोनों ही देशों में प्रदूषण की मात्रा 1947 के मुकाबले बेहद ज्यादा हो चुकी है, जो धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली और आयु को भी कम करती जा रही है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जैसी परेशानियां पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चीज दोनों ही देशों के लिए सोचने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही देशों के भविष्य को बेहद ज्यादा प्रभावित करेंगे। अगर बात करें दोनों ही देशों में जनता की हालातों की, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो वो दोनों ही देशों में इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही देशों के बड़े शहरों में तो लोगों की जिंदगी कुछ हद तक सही है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की हालात दोनों ही देशों में अच्छे नहीं है। किसी भी देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए नापा जा सकता है, जिसमें भारत का 130वां और पाकिस्तान का 150वां नंबर है। मतलब भारत के हालात पाकिस्तान से तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के मुकाबले दोनों ही देश बेहद पीछे हैं। अब अगर बात करें 1947 के मुकाबले आज की दोनों ही देशों की मिलिट्री यानी कि आर्मी के पावर की, तो भारत इस मामले में भी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान 15वें नंबर पर है। जबकि भारत अपनी जीडीपी का तकरीबन सिर्फ 1.6% हिस्सा ही अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान तकरीबन अपनी जीडीपी का 4.5% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। देश की सुरक्षा के साथ साथ भारत ने देश की रेलवे पर भी बेहद सुधार किया है। रेलवे एक ऐसी चीज है जिसको सीधा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है, क्योंकि रेलवे सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा ही भारत में तब शुरू की गई थी जब हम आजाद नहीं हुए थे, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त 10,726 किलोमीटर के आसपास की रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिली थी। वहीं 50,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की रेलवे ट्रैक पूरे भारत में थी। ये डिवीजन सही भी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान से काफी बड़ा था, लेकिन आज 2019 के मौजूदा हालात बेहद ही अलग हो चुके हैं। आज तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक लेंथ के साथ भारतीय रेलवे साइज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे साइज है। 1984 में भारत ने सबसे पहले मेट्रो ट्रेन को शुरू किया था और आज भारत के 11 शहरों में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है और 15 से भी ज्यादा शहरों में इसका काम चालू है। और कुछ ही सालों में भारत में बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज और हाई स्पीड ट्रेन भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पाकिस्तान रेलवे साल 1947 के बाद से अभी तक ज्यादा नहीं बदली है। हाँ, कुछ नई ट्रेन और स्टेशन पाकिस्तान रेलवे ने जरूर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन जहां तक बात है मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन की, तो उसमें पाकिस्तान अभी भी काफी पीछे है। पाकिस्तान में अभी भी उनकी पहली मेट्रो ट्रेन आनी बाकी है, जिसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल लाहौर में चल रहा है, जो कि ऑरेंज कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन होगी।
लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी समय से डिले होता जा रहा है। तो चलिए, जमीन का कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अब वीडियो को खत्म करने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष में, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक भी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही अपनी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा। 1961 में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को स्थापित किया था, जिसने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रहबार 1 इसरो के स्थापित होने से कई साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। वहीं भारत ने 1969 में 1962 में स्थापित इनकॉस्पर को बदलकर इसरो का नाम दिया था और 1969 में ही एक तरीके से इसरो स्थापित हुआ था, जिसने अपनी पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से साल 1975 में भेजी थी। अगर आपको भारतीय और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का पूरा कंपैरिजन देखना है तो मैंने इसके लिए अलग से पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जहां से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर वर्तमान की बात करें तो सुपार्को के बाद शुरू हुआ इसरो आज उससे कई साल नहीं बल्कि कई दशक आगे है। आज भारत के पास खुद के कई तरह के लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं। इंटरप्लेनेटरी और मैक्सिमम सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में लॉन्च करने जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसरो ने अपने नाम कर रखे हैं। वहीं सुपार्को आज तक अपनी खुद की एक लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं डेवलप कर पाया और अपने खुद के लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने का टारगेट उन्होंने 2040 का रखा है। खैर, दोनों ही देश उनके निवासियों के लिए बेहतर होंगे। मैंने यहाँ किसी भी देश को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से मैंने कई जगह पर उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, अंदर से आपको भी पता है कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो पूरी तरह से सच है, ना कि किसी को छोटा दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान और भारत 1947 से लेकर 2019 तक कितना बदले हैं, वो सब जितना मुझे रिसोर्स में मिला मैंने आपके सामने रख दिया। तो फ्रेंड्स, वो तो किसी को डाउट ही नहीं था कि अगर आप शुरू में देखो 1947 से और अब देखो आज की डेट में, तो किस कंट्री ने ज्यादा जो है तरक्की की। ऑब्वियसली इंडिया नहीं की है। और ये भी वही दिखा रहे थे कि हर फील्ड में सबको उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया। एजुकेशन, जो भी आप देख सकते हो वो सब उन्होंने एक एक करके उसके कवर किया है। और ये भी दिखाया कि जब आप देखोगे कि इसरो बना भी नहीं था, चाइना और पाकिस्तान ने मिलके अपना स्टार्ट किया था और आगे निकल चुके थे, पर इसरो आया, अपनी मेहनत की और अब इतना आगे निकल गया। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक वो 2040 में अब अपना मिशन लेके बैठे हुए हैं। वो 2040 में होगा जो इसरो कब से कर चुका है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। पर ये कि इंडिया को अभी भी बहुत आगे निकलना है, सुपर पावर बनना है, तो मेहनत तो इंडिया को बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए। और आज की सिचुएशन में जहाँ पे एक तो ये कोरोना आ गया है, तो अब तो उसको कैचअप करना और करना, जैसी ये सिचुएशन ठीक हो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो टाइम हमारे हाथ से गया है और इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो उसको भी अब हमने ठीक करना है। पर वीडियो काफ़ी अच्छा था और उन्होंने शुरू से लेके 2019 तक जो हुआ है वो सारा बताया। राइट, अच्छा वीडियो था। और इसमें ये थोड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने आगे प्रोग्रेस की है। नॉर्मली क्या होता है, जो छोटी कंट्रीज होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं क्योंकि वो छोटी होती हैं, इजी टू मैनेज होती हैं। वो ठीक है कि पॉपुलेशन डेंसिटी उस वक्त तकरीबन दोनों कंट्रीज़ में इक्वल थी, मगर मेरे ख्याल से पॉपुलेशन डेंसिटी पाकिस्तान में कम थी क्योंकि उनके काफ़ी एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके जहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो मेरे ख्याल से उनको एडवांटेज थी कि उनकी स्मॉलर जो कंट्री होती है वो नॉर्मली स्मॉलर कंट्रीज तेज़ आगे बढ़ती हैं क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन स्ट्रांग होती है, कम एरिया होता है जिनको कवर करना है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो वो तो उसी कंट्री को सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि छोटे होने की वजह से भी वो आगे नहीं जा पाए हैं। और दूसरा जो है, इंडिया डेफिनेटली आगे गया है, मगर इंडिया को भी और आगे जाना है क्योंकि कहा जाता है कि चाइना भी तकरीबन उतना ही गरीब था जितना इंडिया था 1947 में, मगर चाइना तेज़ी से आगे बढ़ा है। मेरे ख्याल से फ़र्क यही था कि उन लोगों ने
वेस्टर्न पावर्स को आने दिया, मैन्युफैक्चरिंग करने दी, तो उन्होंने उस तरीके से उसे टैकल किया था। और जब इंडिया कर रही है 1980s में, मैं जब छोटा था तो हमारे घर में बाहर के लोग आते थे, जापान से लोग आए थे, तो जो जापानीज आए थे वो पाकिस्तान से होते हुए आए थे। तो जब मैंने उनको पूछा था कि आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है कि आपको इंडिया अच्छा लगता है, तो उनका शॉक लगा था मुझे, जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ज़्यादा बेटर है। वो 1980s की बात थी। तो 1980s तक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं जापानीज, उनका असेसमेंट था कि वहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है। मगर 1980 से लेकर अब आप 2020 में आएंगे, तब तक इतनी तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ा कि सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि जो भी भारी और बड़ी चीज़ होती है उसको थोड़ा समय लगता है ऊपर उठने का, मगर जब ऊपर उठती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है। तो वही हो रहा था, हमें धीरे धीरे उठने में समय लग रहा था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मगर जब उठी हैं तो बहुत तेज़ी से आगे गए हैं। मगर अभी भी मैं यही कहूँगा, जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ देखता हूँ, कि हमें जो है बहुत मेहनत करनी है। अभी कुछ मेरे ख्याल से वीक पहले जो खबर आई थी कि चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चला गया है और इंडिया का जाएगा 2030 में। तो मतलब 9 इयर्स अभी कैचअप करना है। 9 इयर्स ऑलरेडी अहेड है चाइना, उसने अपना स्पेस स्टेशन भेज दिया है और अपने जो भी मार्स के ऊपर रोवर भी चला गया उनका। तो मुझे ये है कि इंडिया को 2030 का भी टारगेट है, बट जिस तेज़ी से इंडिया बढ़ेगी मुझे लगता है कि वो पहले कवर हो जाएगा। आई होप कि ये 5 साल के अंदर अंदर 9 साल का जो टारगेट अगर 5 साल में हो जाता है, तब ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आगे निकल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या थॉट्स हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।